तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का मन में ये डर होता है, यार फिजिक्स बहुत हार्ड है हमारे लिए। तो मैं आपको ये बता दूँ, फिजिक्स बहुत ईजी है, ठीक है। इससे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे आप चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद किसी तरह का दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चैनल में बने रहें, और मैं जो कुछ बोलता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करें। यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और हमें बस आप लोग को ये ज्ञान देना है, और आप लोग ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे, हमेशा अपलिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अच्छे अच्छे डेरिवेशंस देखेंगे हम लोग। तो जो भी एस्पायरेंट्स IIT-JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग बैचेज होंगे हमारी, और जो सिंपली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, बस हमारे नोट्स को देखें, और देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी बुक, कोई बुक का कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा r है, या कोई भी डिस्टेंस है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? बहुत ही छोटे चार्ज, ठीक है। पहला इनका ये एजम्पशन था कि चार्ज हमारा जो होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए, और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए? r होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चार्जर के कारण से हमारे फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो कूलम्ब्स ने बताया, प्रोवाइडेड द चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहां पे हम बड़े बड़े चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे सिंपली पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q1 Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन हमारा r है, ठीक है। पहला कंडीशन नंबर 1, चार्ज हमारे क्या है? पॉइंट चार्ज, और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है? r है। सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। और हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर 2 प्लस प्लस चार्ज है या 2 माइनस है, उनके बीच रिपल्सन होगा। मतलब सेम चार्ज हमारा जब भी होगा तो वो दोनों आपस से दूर भागेंगे हम लोग। मतलब ये दोनों चार्ज में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, डिपेंड करता है हमारा यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस है या माइनस है। तो हमें ये देखने को मिला, अगर हमारे पास 2 लाइक चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो उनका जो फोर्स हमारा होगा यही लाइन ऑफ एक्शन में हमारा होगा। अभी सपोज हमारा ये चार्ज है, अब इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, किसके कारण से? इसके कारण से। और फोर्स किधर लगेगा? फोर्स हमारा जो होगा इधर होगा, F12।
अब F12 का मतलब क्या हुआ यार? F12 का मतलब ये हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स 1 पे दूसरे के कारण से। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स बॉडी पे तभी लगेगा, चार्जेस पे तभी लगेंगे जब हमारे पास एटलीस्ट 2 चार्ज होंगे। ठीक है, अगर हमारा एक चार्ज होगा हमारा फोर्स नहीं लगेगा, हमारा बस चार्ज हमारा क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोज आपके पास मैग्नेट है तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही दूसरे मैग्नेट को ले आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, डिपेंड करता है नेचर क्या है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है उसके कारण से हमारा एक फील्ड बनता है, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे चार्ज को लाते हैं हमारा फोर्स होता है। तो कूलम्स के एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा r है, तो वो दोनों पे हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। और जो फोर्स हमारा जो एक्ट होगा उनके लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, एकदम लाइन पे होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा, जहां पे रेडियस का डिस्टेंस हमारा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर हम इस पे फोर्स देखें, इस पे फोर्स हमारा कितना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हम लोग क्या पढ़ेंगे F21 को, फोर्स हमारा क्या है 2 पे ड्यू टू 1। ये हमारा कंडीशन तब था जब दोनों प्लस चार्ज थे। अगर हमारा दोनों माइनस चार्ज होता तब भी हमारा क्या होता, फोर्स रिपल्सिव होता। अब देख पा रहे हैं ये दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, Q1 Q2 का वैल्यू हमारा क्या है, मान लीजिए सेम है, तो दोनों पे हमारा जो फोर्स होगा ना वो सेम होने वाला है। बस कंडीशन ये है कि फोर्स का डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम्स लॉ का एक स्टेटमेंट था, ये तीसरे नंबर के लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ क्या था हमारा, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं हम, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं हम, तो बॉडी भी उतना ही अमाउंट का फोर्स आपको लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन और रिएक्शन। उसी तरह अगर इस बॉडी पे हम फोर्स निकालें इसके कारण से, तो हमारा फोर्स इधर आएगा, और अगर हम इस पे फोर्स निकालें इस बॉडी के कारण से, इस चार्ज के कारण से, तो फोर्स हमारा इधर आएगा। और जो फोर्स हमारा होगा ऑपरेट्स, हमारे जो फोर्स हमारे ऑपरेट्स होंगे दोनों चार्ज के बीच में, वो लाइन ज्वाइनिंग में हमारे होंगे, ये दोनों एक लाइन में हमारा होगा। ठीक है, इसका क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। यहां से डेरिवेशन आपका शुरू है। जो भी CBSE, झारखंड बोर्ड, जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उनके लिए डेरिवेशन मस्ट है। तो प्लीज़ आप डेरिवेशन भी साथ साथ लिखते चलें। ठीक है, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 which are separated by a distance r। मैथमेटिकली हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अभी हमने क्या बोला, कूलम्स ने ये बोला कि जितना बड़ा हमारा चार्ज होगा उतना बड़ा हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। ये कूलम्स की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी थी।
लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, चार्ज हमने पॉइंट चार्ज लिया। ठीक, बोला कि हमारा फोर्स हमारा जो होगा मल्टीप्लीकेशन होगा चार्जेस के मॉड वैल्यू का। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा फोर्स Q1 Q2 डायरेक्टली ऐसा लिखा होता है किसी किसी बुक में, और कोई जनरली ऐसे ही बताता है, ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी चार्ज लिख रहे हैं, या चार्ज सपोज -2 कूलम है +3 कूलम है, जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर का है तो -2 3/1² इंटू K। आप देख रहे हैं फोर्स का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस में आ रहा है, न्यूटन। फोर्स माइनस में नहीं हो सकता, पहली बात, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने क्या बोला, जब भी कभी फोर्स हम लिखेंगे तो दोनों का मॉड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे हम, एक वैल्यू लेंगे हम, उसके प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं, एक अंडरस्टूड वैल्यू है, आपको ये मानना होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि हमारा चार्ज जितना बड़ा होगा, सपोज ये चार्ज हमारा था, ये भी हमारा चार्ज था, सपोज 1 कूलम का चार्ज है और 2 कूलम का चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना हुआ, 2 कूलम, 2 कूलम इंटू 3 कूलम कितना हुआ, 6 कूलम। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव वाला वैल्यू हमारा होगा उतना तेज़ी से बॉडी क्या होगा, चार्जेस हमारे क्या होंगे, रिपील करेंगे, दूर भागेंगे। छोटा चार्ज होगा, फोर्स हमारा छोटा लगेगा, लेकिन जितना बड़ा हमारा चार्ज होगा उतना बड़ा हमारा क्या होगा, फोर्स होगा, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। ठीक, ये हमारा था। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो हमारा फोर्स होगा वो रेडियस का स्क्वायर होगा इनवर्सली, मतलब 1/r²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दें, अगर इस चार्ज को हम सेपरेट और दूर कर दें हम, तो इस पे जो फोर्स हमारा होगा वो कम होगा। अगर ये हमारा बढ़ गया तो फोर्स हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमें एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखना चाहिए। हम जितना दूर करेंगे फोर्स हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन हमारा उतना ही कम होगा। जब ये दोनों को हमने कंबाइन किया, कंबाइनिंग 1 and 2, हमारा क्या आया, फोर्स इक्वल टू, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा सेपरेशन हम करेंगे उतना मेरा कम फोर्स होगा, और जितना मेरा चार्ज का वैल्यू बड़ा होगा उतना मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। ये बात आपको देखने के बाद पता चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, एक K एक कांस्टेंट वैल्यू था, Q1 Q2/r²। हमने बोल दिया कि एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपको मॉड दिखाने की जरूरत है, बस आप अंडरस्टूड रखिए जो भी आप चार्ज ले रहे हैं प्लस में लेना है। आप मॉड नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर मॉड लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसका मतलब फोर्स हमारा ये आया। अब फोर्स को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स हमारा क्या होगा, K Q1 Q2/r²। ये हमारा फोर्स हो गया। अब हमारा K हमारा क्या है, K हमारा क्या है, K हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सा,
कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कि हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कूलम्स कांस्टेंट। साइंटिस्ट उनके नाम पे ये हो गया कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 9 × 10⁹। अब देखिए इसके अगर हम यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट हमें निकालना है, तो फोर्स हमारा किस में होगा, न्यूटन में होगा, मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। चार्ज हमारा क्या होता है, कूलम होता है, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये हमारी के वैल्यू हो गई। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारा था ये, याद रखना आपको। एग्जाम में बेसिकली आपको दिया रहता है, याद रखने का डेट नहीं, लेकिन तब भी याद रखें आप सब, ठीक है। ये हमारा हो। तो इनसे क्या क्या कंक्लूजन निकला, इनसे कंक्लूजन क्या निकला, इनसे कंक्लूजन हमारा निकला, कंक्लूजन नंबर 1, डरना नहीं है फिजिक्स। अगर फिजिक्स से डर रहे हैं आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ में। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, डरिए मत, डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू, ठीक है। चलिए, ये फोर्स हमारा था K Q1 Q2 बाय R²। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम्स के कुछ कुछ हमारे कंसेप्ट सीखेंगे। नंबर 1, it is the agreement of Newton's third law of motion। मतलब ये एग्रीमेंट बताया, मतलब अगर हमारे पास चार्ज Q1 Q2 है, सेम स्ट्रेंथ हमारा सेम है, और दोनों बीच का डिस्टेंस हमारा r है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन वैल्यू हमारा क्या होने वाला, सेम होने वाला है। अगर डायरेक्शन हमारा अलग हो गया और मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, थर्ड लॉ को बता रहा है, ठीक है। दूसरी बात कूलम्स हमारा जो होता है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव ही नेचर होता है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है ना, जैसे सपोज हमें कोई काम करना है, वर्क करना है, सपोज हमें यहाँ से यहाँ तक कोई काम करना है, तो अब इस रास्ता से जाएंगे या इस रास्ता से जाएंगे या ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4 5। कूलम्स हमारा क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों हुआ, हम यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो हर जगह जाने में वर्क डन हमारा जो होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ये वर्क डन हमारा है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। उसी तरह ग्रेविटेशन भी हमारा क्या है, कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में हमारा वर्क हमारा जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। थर्ड, ये कूलम्स के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था ये सब चीज़, ठीक है। थर्ड हमारा जो है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स
among all the forces। ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब जो फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, तो जो कूलम्बियन फोर्स था ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। ठीक। फोर्थ, इट ऑपरेट्स द सेम लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है तो जो फोर्स हमारा होगा ना एक लाइन ऑफ एक्शन पे हमारा होगा सीधा। ये मेरा फोर्स अगर हुआ, दो पॉइंट चार्ज हमारे पास है तो इनका जो फोर्स होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। आप ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते। हमने क्या बोला, इट ऑपरेट्स द सेम लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्ज, ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, ये हमारा। ठीक है। पांचवा इसका है, एक्सपेरिमेंट से पता चला, इट डिपेंड अपॉन मीडियम। अब ये जब आया एक्सपेरिमेंट, बहुत ही बवाल खड़ा हो गया इस पर यार, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है हमारा। अब कैसे डिपेंड कर रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, ये चीज़ हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास दो पॉइंट मास है, अगर हमारे पास दो पॉइंट मास है m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा r है, अगर हमारे पास दो पॉइंट मास है और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा r है, तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन g m1 m2 बाई r स्क्वायर, और g हमारा क्या था, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है पता है, हर जगह वैल्यू हमारा क्या सेम है। आप किसी भी मीडियम में ले जाएं, आप आसमान में ले जाएं, हवा में ले जाएं, आप पानी में ले जाएं, तब भी हमारा फोर्स यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू हमारा चेंज हो गया यार। फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स में F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स तो चेंज हो गया। प्रोवाइडेड चार्ज हमारा सेम था, डिस्टेंस हमारा सेम था, तब भी हमारा फोर्स क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज द मीडियम इज गोइंग टू बी चेंज। लेकिन अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स में किसी तरह का हमारा मीडियम चेंज भी कर दे, अगर मीडियम चेंज कर देते हैं तब भी हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा कांस्टेंट रहता है, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती। अगर हमारा मास सेम है, रेडियस हमारा क्या सेम है, डिस्टेंस दोनों बीच का, तब हमारा क्या फोर्स सेम होगा। इसीलिए तो उसका नाम पड़ा जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था जी। लेकिन अगर हम कूलम्स की बात करते हैं तो कूलम्स के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला यार ये तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी कितनी होती है, के की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या पता चला, फोर तो हमारा क्या कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या वो भी कांस्टेंट है। लेकिन ये भी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया अभी तक, वो हमने एक्सपेरिमेंट किया फ्री स्पेस में किया, फ्री स्पेस या वैक्यूम में, जहां पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हमारा था। ग्रेविटेशन बहुत पहले आ चुका हमारा, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमारा जो था बहुत ही पहले आया था। इसके खोज से पहले हमारा ये आ गया था एक्सपेरिमेंट। तो यार अचानक से खलबली मच गई कि ऐसा हो कैसे गया कि यार हमारा मास दोनों का सेम था, पॉइंट मास थे हमारे, डिस्टेंस भी हमारा क्या था मान लीजिए सेम है दोनों के बीच का, तब भी हमारा फोर्स क्या है कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है चार्ज हमारा सेम है, डिस्टेंस भी हमारा क्या सेम है,
कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर मीडियम को चेंज कर दें तो हमारा फोर्स क्या है, चेंज होने वाला है। तो ये हमारा कांस्टेंट था 4 वैल्यू, पाई भी हमारा कांस्टेंट था, और इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। यही एक पैरामीटर था जो मीडियम के बारे में बता रहा था। अभी हमने फ्री स्पेस लिया, इसलिए अब साइलेंट नॉट लिख दिया, इसको बोलते हैं अब साइलेंट नॉट। ठीक, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। अगर जैसा मीडियम होगा वैसे ही इसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आप लोग लिखते चलें और मेहनत कीजिए यार, थोड़ा सा ट्राई कीजिए मेहनत करने का। दर्द होगा लाइफ में, दर्द को झेलना है, फील करना है यार, इसीलिए हमने नाम रखा है फील फैक्टर। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा तो हमारा जो कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट किया गया कूलम्स का, वो कहाँ किया गया, वैक्यूम में किया गया। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मॉड नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा वैल्यू वही है, सेम पॉजिटिव लेना हमें। ठीक है, तो K का वैल्यू हमारा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्यों लिया, ये हमारा क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारा था। अगर हम सब मेरे पैरामीटर सेम है, चार्ज भी हमारा सेम है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारा सेम है, लेकिन अगर हम इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दें, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, हम किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है एयर हो सकता है पेट्रोल हो सकता है क्वार्ज हो सकता है वाटर हो, हम किसी मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल मीडियम की बात कर रहे हैं। तो फोर्स हमारा कितना होगा मीडियम का, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सब पैरामीटर हमारा सेम है, चार्ज हमारे सेम है, डिस्टेंस हमारे सेम है, कि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हमारा हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, अब डिवाइड कर दें इसको हम लोग, एफ वैक्यूम एफ मीडियम हमारा आने वाला है दिस। अब काटेंगे आपको सब वैल्यू कट जाएगा। अगर दोनों को डिवाइड कर दें 1/2 कर दें, हमारा वैल्यू क्या आएगा, सब सेम है, सब कट जाएगा वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और के रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव का मतलब होता है क्या है, रिलेटिव का मतलब होता है निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष। एब्सोल्यूट की अगर बात करें तो निरपेक्ष वैल्यू, और अगर हम रिलेटिव की बात करते हैं दैट मीन्स, सपोज आपको कंसेप्ट समझाता हूँ रिलेटिव का मतलब होता है क्या। लोग बहुत बार हमसे पूछे हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि सर इसका मतलब होता क्या है। सपोज अगर आपकी क्लास में 4 लड़के हैं, ठीक है,
जिनका मार्क्स 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। ठीक, तो हमें रिलेटिव्स मार्क्स निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू को लेना होगा रेफरेंस। सपोज 40 नंबर एक ऐसा मार्क्स था जो कि पासिंग मार्क्स था। सपोज इसको मान लीजिए आप एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, रेफरेंस नंबर, जिससे हम टोटल डाटा को कैलकुलेट करने वाले हैं। उसी प्रकार ये हमारा क्या हुआ, रेफरेंस नंबर हुआ फ्री स्पेस का, वैक्यूम का, और हमारा ये क्या हुआ, मीडियम का। ठीक है, और इस टर्म को हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू आपको याद करना है, एग्जाम में पूछेगा। सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, अगर हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें या क्वार्ट्ज की बात करें या वाटर की बात करें, तो के वैल्यू हमें जानना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.006 E1, दोनों का नियरली सेम होता है। क्वार्ट्ज का 5 होता है और इसका 81 होता है। सो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन? इसका फिजिकली मतलब क्या हो रहा है? आप एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81, आपको याद रखना। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्वार्ट्ज, आपको याद रखना 5। इसका मतलब ये हुआ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 81। दैट मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ द ये। इसका मतलब ये हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारा जो होगा, अगर हम चार्जेस को, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चार्जेस को मीडियम में, वाटर मीडियम में डाल दें, तो उसकी परमिटिविटी 81 टाइम्स ज़्यादा होगी फ्री स्पेस। मतलब ये हमारा क्या था, मीडियम था। इस कौन सा मीडियम, वाटर मीडियम। ये हमारा क्या है, और इसकी वैल्यू हमारी होती है एप्सिलॉन की स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप लोग याद रख लें 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोग को याद करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर मीडियम। तो दिस इनटू दिस पूछेगा, फाइंड करना है हमें परमिटिविटी ऑफ क्वार्ट्ज, तो 5 इंटू दिस। आपको इसी तरह कैलकुलेशन करते चलना है। तो ये हमारा हो गया। हाँ, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा हो गया। ठीक, तो कल हमने एक टॉपिक बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसका एक दो न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास हम लोग ऑफ करते हैं। क्वांटाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी पे चार्ज हम ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। प्रोटॉन को नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को ही कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, n हमारा इंटीजर में आना चाहिए, ये टोटल चार्ज हमारा बता रहा था, टोटल चार्ज। ये हमारा क्या था, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अगर इंटीजर में नहीं रहेगा तो
बॉडी क्वांटाइज्ड नहीं होगी। एग्जाम में पूछेगा एक नंबर में, क्या ना बॉडी हैव अ चार्ज 1.6 माइक्रोकूलम। क्या किसी बॉडी पे चार्ज हमारा इतना हो सकता है? तो आपके पास फार्मूला ये है Q इक्वल टू एन ई। ठीक, Q हमारा कितना है, चार्ज हमारा ये बोला है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू, माइक्रो का मतलब क्या होता है -6, n हमें निकालना है। अगर n का वैल्यू इंटीजर में आया तभी वैल्यू मेरा क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा वैल्यू। बॉडी एक्सेप्ट करेगी, सर्टेन वैल्यू को एक्सेप्ट करना, हमें कुछ भी वैल्यू ले नहीं सकते हम लोग। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। आप देख पा रहे हैं क्या, n का वैल्यू हमारा क्या आएगा, कट जाएगा वैल्यू हमारा, और 10⁻13। क्या ये बॉडी क्वांटाइज्ड है? बिल्कुल है। ठीक है, अगर बोलेगा क्या ना बॉडी हैव चार्ज 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, कुछ नहीं करना आपको, Q इक्वल टू एन ई, हमें n कैलकुलेट करना है। Q कितना है 3.2 इंटू 10⁻19 इक्वल टू n इंटू 1.6 10⁻19, 16 2 टाइम्स कट जाएगा सर, n इक्वल टू क्या है 2। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटीजर वैल्यू है 10⁻13, ये भी इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शन नहीं, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंटीजर हमें मिलेगा हम बोलेंगे बॉडी हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड, एटम क्या है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।